हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में स्तनधारियों में पराशरण नियमन का अध्ययन करेंगे। ऑस्मोरेगुलेशन इन मैमल्स। स्तनधारियों में पराशरण नियमन किस प्रकार से होता है, इसको समझने से पहले पराशरण नियमन क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पराशरण नियमन जो है ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने शरीर के अंदर जीव द्रव्य में जल की मात्रा का नियमन करते हैं और अपने दैहिक द्रव्य में एक स्थिर पराशरण दाब तथा लवणों की सांद्रता को बनाए रखते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी जीव है तो उसके जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर जो वाटर है और साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, एक तरह से रेगुलेट की जाती है एनिमल्स के अंदर। तो वो जो एक तरह से रेगुलेटरी जो सिस्टम है दैट द ऑस्मो रेगुलेशन है, पराशरण नियमन है। और इस पराशरण नियमन जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो होवर नामक वैज्ञानिक ने 1902 में किया है। चूँकि जो टॉपिक है ये स्तनधारियों में पराशरण नियमन से रिलेटेड है तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे। बाकी पराशरण नियमन जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता हो। ये लोअर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होकर के हर जो ऑर्गेनिज्म है या मैमल्स हैं वहाँ तक जाता है। क्योंकि जैसे आप लोगों ने अमीबा या प्रोटोजोअन्स हैं उनमें भी पढ़ा होगा कि उनमें भी पराशरण नियमन पाया जाता है। तो अब उसके हिसाब से क्या है, जैसे एनिमल्स जो होते हैं उसको क्या है मेनली दो ग्रुप में बांटा जाता है। एक होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स और दूसरे होते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स जो होते हैं उनका जो बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर जो वाटर और जो साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो लगभग बाहर के वातावरण की क्या होती है, समान होती है। मीन्स बॉडी फ्लूइड जो होता है वो मतलब बाहर के वातावरण के कंपैरिजन में क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, ठीक है। जबकि जो ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं उनके अंदर जो है जो बॉडी का जो फ्लूइड है उसके अंदर जो वाटर है और जो साल्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग नहीं होते हैं, वो उसको क्या रेगुलेट करके रखते हैं। तो ऑस्मो कन्फर्मर जो है वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग उनका जो बॉडी फ्लूइड के अंदर जो वाटर है और साल्ट्स सब वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं उनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर और साल्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग चेंज नहीं होती है, वो उसको क्या है मेंटेन करके रखते हैं। जिसके लिए एक शब्द और आता है जिसको होम्योस्टेसिस भी कहा जाता है। तो यहाँ पर चूँकि अपन को स्तनधारियों में पराशरण नियमन की स्टडी करनी है तो स्तनधारियों में पराशरण नियमन से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पर अपन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे पहले पॉइंट की बात की जाए तो जो मैमल्स होते हैं उनकी बॉडी पर जो फर है या जो हेयर्स हैं उनका क्या बाह्य आवरण पाया जाता है। और इस बाह्य आवरण के द्वारा क्या है कि जो इवेपोरेशन होता है उसको या तो कम्प्लीटली मतलब चेक कर दिया जाता है, बिल्कुल ही क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, या फिर उसको रोक दिया जाता है। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि उसके जो इवेपोरेशन के द्वारा जो वाटर का लॉस होता है वो वाटर का लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इन जंतुओं में जो वाटर है वो क्या कंजर्व किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट की बात करें कि इनकी जो नेफ्रॉन होती है, ब्रक नलिका होती है, उनके अंदर हेनले जो लूप होती है जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होती है, वो क्या हाईली डेवलप्ड होती है। तो उसके द्वारा जो मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होगी उसमें अधिकांश जो जल होता है उसको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे क्या बॉडी के अंदर जो वाटर है वो कंजर्व रहे। इसी प्रकार से जैसे आगे देखें तो कुछ जो ड्राई हैबिटेट है वहाँ पर रहने वाले जो स्तनधारी होते हैं उनमें जल के संरक्षण हेतु कुछ विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। और इनमें क्या है, जनरली जैसे जो यूरिन फॉर्मेशन होता है तो उस समय यूरिन फॉर्मेशन के समय जो किडनी ट्यूब्यूल्स है, नेफ्रॉन है, उनके द्वारा लगभग 99% जो वाटर है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो उससे क्या है कि बॉडी का जो वाटर है वो कंजर्व रहता है। इसी प्रकार जैसे कंगारू चूहा है जो कि शुष्क आवास में पाया जाता है और ये माना जाता है कि ये जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता है।
तो इसमें वाटर के कंजर्वेशन हेतु क्या होती हैं, श्वेत ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती हैं। अब जो श्वेत ग्रंथियाँ अनुपस्थित होंगी तो उससे सीधी सी बात है कि जो पसीना है वो बाहर नहीं निकलेगा, और पसीना बाहर नहीं निकलेगा तो पसीने के रूप में जो पानी का जो लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसी प्रकार से इसके द्वारा जो फिशल मैटर होता है उसको बिल्कुल ड्राई फॉर्म में, और जो यूरिन होता है वो हाईली क्या कंसंट्रेट उच्च सांद्रीय मूत्र के निष्कासित किया जाता है, जिससे क्या हो कि इनके द्वारा भी जो बॉडी से वाटर लॉस है वो कम से कम हो। इसके साथ साथ जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप, और जिसमें भी मेनली क्या ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उनमें जो जल उत्पन्न होता है उस जल का उपयोग ये कर लेता है, और इस प्रकार से ये आजीवन बिना पानी पिए अपना जीवन जो है वो सुचारू रूप से संचालित कर लेता है। इसी प्रकार जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो ऊंट है, ऊंट मरुस्थल में बिना जल का सेवन किए कई दिनों तक रह सकता है, और इसका कारण ये होता है कि जो ऊंट होता है वो अपने जो बॉडी फ्लूइड है उसका लगभग 40% तक जो जल है उसको बाहर निकाल सकता है, और उससे क्या है उसकी बॉडी के अंदर वो जो वाटर की क्या है पूर्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो ऊंट होता है वो डेजर्ट जो कंडीशंस है उसके लिए वेल एडेप्टेड होता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर कंजर्वेशन के लिए क्या स्पेशल एडेप्टेशन पाया जाता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, और मनुष्य के केस में बात की जाए तो मनुष्य के केस में भी ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एडेप्टेशन पाया जाता है, और जिसमें जैसे बॉडी के अंदर जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, ठीक है, पानी की जो उपलब्धता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि अगर मान लो जैसे अत्यधिक पसीना आ रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि जो यूरिन है उसमें वाटर की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मतलब यूरिन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अपन देखें कि अगर मान लो अधिक पानी का सेवन किया जा रहा है तो फिर जो यूरिन है उसमें क्या है, पानी की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात जो यूरिन है वो कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। इसके साथ साथ जैसे शरीर में जो पानी का संतुलन है वो काफ़ी हद तक प्यास पर भी निर्भर करता है। जो अधिक पसीना जैसे आएगा या वृक्क नलिकाओं से अधिक मूत्र बनेगा तो ऐसी स्थिति में क्या है, प्यास जो है वो ज़्यादा लगेगी, और ये जो मूत्र का जो अवशोषण है, मूत्र के अंदर जो जल का अवशोषण है वो वृक्क नलिकाओं के द्वारा किया जाता है, और इसमें मेनली जो कंट्रोल होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। उसके द्वारा क्या है ये जो वाटर का एब्जॉर्प्शन है नेफ्रॉन से उसको क्या कंट्रोल किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन देखें तो स्तनधारियों के अंदर भी डिफरेंट जो है मेथड्स हैं जिनके द्वारा क्या है उनके अंदर वाटर है, साल्ट्स है, उनका कंजर्वेशन किया जाता है। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि स्तनधारियों में वाटर का जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो पाया जाता है, और उसके द्वारा वो अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करते हैं और पानी की जो कमी है उससे बचते हैं। तो इस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है वो मैमल्स के अंदर पाई जाती है और काफ़ी डेवलप होती है। तो ये पूरा टॉपिक आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि जो पहला ही जो टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन मैमल्स, स्तनधारियों में पराशर नियमन, तो उसमें डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उनको आप लेकर के पराशर नियमन को पहले एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके बाद डिफरेंट पॉइंट्स लेकर के कि मैमल्स के अंदर ऐसी कौन सी डिवाइस हैं, कौन से मेथड्स हैं और कौन से अडेप्टेशंस हैं जिनके द्वारा वाटर का कंजर्वेशन किया जाता है, तो उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये टॉपिक समझ में आ जाना चाहिए और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप ढंग से तैयार कर लेना और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए जिससे आगे के टॉपिक आपके समझ में आते जाए। थैंक्स।